हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका टॉपिक चल रहा है, चैप्टर आपका 8 चल रहा है, मोशन। ठीक है, एंड द कंसेप्ट इज दैट द डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन की इक्वेशंस आपकी हैं एंड बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कल मैंने आपको बताई थी इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी थी इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर देयर। v is equal to u plus at, that is the first equation of motion, and v is velocity, t is the time, so it is called velocity time relation. Second equation of motion is that s is equal to ut plus half at square, so s is the position, or we can say distance, t is the time, so it is called position time relation. And the third one is that third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. okay, v is मतलब वेलोसिटी एंड एस इज द पोजीशन। ठीक है, एस कैपिटल है यहाँ पर। वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस पोजीशन, वी वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन सेम थिंग। सो दिस वन इज, सो हियर इज टाइम टी, वी फाइनल वेलोसिटी है, ध्यान रखना है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, एस इज द डिस्टेंस यानी पोजीशन और ए इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमने डेरिवेशन किया था बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने कल आपको समझाया था कि आपका जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पर ग्राफ बनाना है, एंड ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। इट मींस कंसीडर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ कंसीडर करना है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ इट मींस कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ को आपको कंसीडर करना है इस केस में। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में, बट कंडीशन इज दैट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यहां से जीरो से नहीं है। ठीक है, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी इफ ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी लेके चलनी है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट यहां से कुछ चल रखा है, इसके बाद इस पॉइंट से ले लिया हमने इनिशियल वेलोसिटी है, इतनी ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी ले रखी है, उसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन में। सपोज दैट इसने यहाँ तक पहुंचा है, इतनी डिस्टेंस इसने कवर करी, तो यहाँ तक जाने में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस यानी वेलोसिटी, दिस इज द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो कितनी इस पॉइंट तक जाने में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, तो हमने क्या करा था, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर, और इस वेलोसिटी तक गेन करी। ठीक है, ये वेलोसिटी हुई यहाँ तक की, तो इसने इस वेलोसिटी को गेन करने में कितना टाइम एक्वायर किया है, इसके लिए एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट से ऑन द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो अब इनको नाम लिखेंगे। ये माना ये रेस्ट पॉइंट था जहां से उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर रखी थी पहले से ही ऑलरेडी यहाँ तक की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू इनिशियल वेलोसिटी, द पॉइंट इज ओ इनिशियल, दैट इज द ए। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से इस बी सी पर भी एक और परपेंडिकुलर डालेंगे इन दोनों की डिस्टेंस देखने के लिए। तो गैप जो है इसकी कितना गैप है इसको देखने के लिए, तो ये आपका हो गया, इसको नाम डालेंगे डी और इस पॉइंट को डाल देंगे ई। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए उसने यहाँ तक पहुंचने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी, ऑब्वियसली ये कहाँ से पता चलेगा, वाई एक्सिस से यानी वेलोसिटी एक्सिस से। दिस इज द टाइम एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी वेलोसिटी का एक्सिस है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी का एक्सिस है। तो इस ऑब्जेक्ट ने जब वो यहाँ बी पोजीशन तक पहुंचा तो उस पोजीशन तक जाने में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, दिस इज ऑब्टेन्ड ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पता चलेगा आपको। तो आपने देखा जब हमने इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाली है वाई एक्सिस पर, तो आप देख रहे हैं कि उसने इतनी वेलोसिटी एक्वायर की। ओब्वियसली कहाँ से करिए, शुरू से करिए। तो हमने ये पूरी वेलोसिटी ई पॉइंट ओ से लेके ई तक ये पूरी वेलोसिटी का क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। क्या है ये, फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ओ ई इज पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ये भी इतनी हाइट है, तो ये भी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगा। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट ने सम इनिशियल वेलोसिटी उसके पास थी, तो ये क्या इनिशियल वेलोसिटी यू है, क्योंकि ओ ए है, ये ओ ए इज पैरेलल टू जस्ट डीसी, डीसी के पैरेलल है, तो ये भी यू है और ये भी यू है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ओ से सी तक के में इस पोजीशन तक, ये देख रहे हैं बी तक जाने में उसने कितना टाइम उसे लगा, तो यानी हमने इस देखने के लिए टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया कि इसने कितना टाइम लिया, यहाँ तक इतना टाइम लिया इसने टोटल। ठीक है, तो ये हो गया टाइम। ओसी किसके बराबर है, टाइम के, क्योंकि ओसी इज पैरेलल टू एडी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी टी।
क्या कहलाता है, टी। दिस इज अ ग्राफिकल मेथड और इसी से हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो द ग्राफ विल बी सेम फॉर ऑल थ्री इक्वेशंस, ठीक है, एंड जस्ट सेम सम ऑफ द पॉइंट्स आर सेम फॉर थ्री इक्वेशन। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ जो सबके लिए तीनों इक्वेशन में आपको सेम लेके चलने हैं। ग्राफ विल बी सेम एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी सेम फॉर ऑल थ्री इक्वेशंस, ठीक है, याद रखना है। तो एक तो ग्राफ आपको तीनों इक्वेशन में सेम बनाना है। आप एक बार बना लेंगे नोटबुक में, तो आप एक बार बना लेंगे, एक जगह पर बनाएंगे और फिर तीन इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर पेपर में पूछता है जो सी भी इक्वेशन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाना है। ये नहीं कि मैंने पहले बनवा दिया फर्स्ट इक्वेशन में तो आप किसी में नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ तीनों इक्वेशन के लिए वैलिड है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यू इज नॉट जीरो। सबसे पहली बात तो यू यहाँ पर जीरो नहीं है। कौन किसके पैरेलल है ये दिखाएंगे। ओ ए किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल बताया मैंने, डी सी के पैरेलल है। और किसके बराबर है, वैल्यू क्या है, ये यू के बराबर है। यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर। ओ सी किसके पैरेलल है, एडी के। ओ सी इज पैरेलल टू एडी। और किसकी वैल्यू है, टाइम की वैल्यू टी के। ओ ई किसके पैरेलल है बताइए, बी सी के पैरेलल है। किसके बराबर है, वी के बराबर है। अब देखिए यहां से यहां तक की ये पूरी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी थी इतनी, शुरू में इतनी वेलोसिटी है, अब इतनी हो गई, ठीक है। तो उसी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, शुरू में उतनी कितनी वेलोसिटी रखी यहाँ तक की, यानी इनिशियल वेलोसिटी है। अब कितनी वेलोसिटी हो गई आगे बढ़ के, इतनी हो गई, बी तक आ गई ना, यहाँ तक हो गई। तो यानी वेलोसिटी में चेंज आया। मान लो आप शुरू में चल रहे हो 5 मीटर पर सेकंड, तो आपने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 5 मीटर पर सेकंड से। मान लीजिए आपने 5 मीटर पर सेकंड से चले और आपकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, तो हम गए कितनी वेलोसिटी से चेंज आया, तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यानी यू हैव टू इंक्रीज योर वेलोसिटी बाय 10 मीटर पर सेकंड। आपने अपनी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करी है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है यू, जबकि फाइनल वेलोसिटी क्या है पूरी वी। तो आपने कितनी वेलोसिटी चेंज करी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, वी माइनस यू से। तो देखेंगे यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये चेंज है इस समय, ये चेंज है हमारा, ठीक है। ये पूरी फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो चेंज कितना हो गया, ये हो गया। तो चेंज की वैल्यू लिखेंगे बी डी, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये बी डी है, ये बी और ये आपका डी है। बी डी किसके बराबर है, चेंज के बराबर है। तो चेंज कितना है, बी सी माइनस डी सी। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो बड़ा क्या है, बी सी माइनस छोटा क्या है, डी सी। ये आपके पास आ गया। और जब चेंज होता है तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन जरूर होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ और ये याद रखेंगे ये कॉमन पॉइंट्स हैं, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आपको तीनों इक्वेशन में डालने हैं और ग्राफ विल बी कॉमन। ये दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब ये ग्राफ आपको सेम रखना है तीनों इक्वेशन में, लेकिन आप नोटबुक में एक ही बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तीनों इक्वेशन में कॉमन रहेंगे, यहाँ तक की ये कॉमन पॉइंट्स देंगे तीनों ग्राफ। और ये इतना कॉमन पॉइंट रहेगा, याद रखना। ये मैंने लिख दिया कॉमन पॉइंट, यहाँ पे मार्किंग भी करिए। ये तीनों इक्वेशन के लिए इतना पोर्शन कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से आपने रखा एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक। तो अब क्या रखेंगे आप, चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्वियसली चेंज दिखा रहा है तो आप क्या रखेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितना हो गया, बी डी। चेंज इन वेलोसिटी भी मैंने बताया कितना है, बी डी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी आपका है ये, यानी बी सी माइनस डी सी, यानी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। चेंज इन वेलोसिटी बी डी हो गया डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है यहाँ, चेंज इन वेलोसिटी टाइम क्या है, एडी। चेंज इतना आया ना बी डी, तो एडी चेंज हो गया, ये एडी हो गया चेंज, चाहे ओसी लिख दें एक ही बात है, चेंज वही है। तो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू देखते हैं जरा क्या है यहाँ पर। देखिए ये पूरा वैल्यू वी थी, ये यू है, तो ये जो चेंज आया वो किसके बराबर होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, नहीं वी माइनस यू हो गया। तो आपके पास बी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप बी डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। बी डी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए डी की वैल्यू, टाइम कितना लगा, कितना चेंज में टाइम लगा, टाइम टी लगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, क्रॉस दिखाएंगे तो ए टी इक्वल टू हो गया वी माइनस यू, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो गया। अब देखिए ये माइनस में है तो ये इस साइड आ जाएगा प्लस में, तो आपके पास हो गया यू प्लस ए टी इक्वल टू में वी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्रूव्ड। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपको प्रूव करनी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूव करनी है। एस का मतलब देख रहे हैं डिस्टेंस है, यहाँ पर पोजीशन है। तो आप ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें हमें डिस्टेंस कैसा पता चलेगी। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है। ये मैंने आपको टॉपिक समझाए थे, तभी बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो वी फाइंड द डिस्टेंस बाय द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ।
कि उसने कितना एरिया कवर कर रखा उससे निकालते हैं, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला देखेंगे अब यहाँ पर किस टाइप का है। ये दो साइड पैरेलल और ये दो साइड नॉन पैरेलल है। ठीक है, ये ग्राफ इतना पॉइंट मैं दोबारा बता रही हूँ, ये कॉमन रखना है जब भी आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन मान लो, थर्ड इक्वेशन अगर पूछा है पेपर में तो आप ये ग्राफ बनाएंगे एंड ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं इनको सेम रखेंगे। समझ रहे हैं बात, ये हर बार सेम रहेंगे। अब मैं आगे से समझा रही हूँ इसमें। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन प्रूव करनी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की प्रूव करनी है। ठीक है, एस का मतलब हो गया पोजीशन एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसीलिए आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि कितना एरिया कवर अप हो रहा है। ठीक है, जितना एरिया कवर अप होगा उसका एरिया किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो आप आसानी से बता सकते थे हाँ भाई इतनी डिस्टेंस नहीं कवर की। समझ रहे हैं, लेकिन ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको ये देखना है कि उसने कितना एरिया कवर कर रखा है, वही उसकी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ इस साइड दो साइड पैरेलल बन रही है, एक ये ओ ए और ये पूरी बी सी, ये साइड पैरेलल है। ठीक है, ओ सी और ए बी ये दो नॉन पैरेलल साइड हैं। तो दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल साइड है, तो एरिया हो गया ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस के लिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, कॉमन इक्वेशंस रहेंगी, ये याद रखना है आपके लिए। तो अब आपको देखिए ये सब कॉमन पॉइंट्स रखने हैं, यहाँ तक के पॉइंट्स कॉमन रखने हैं चेंज इन वेलोसिटी तक के। इसके बाद मैं आगे प्रूव कर रही हूँ कैसे निकालेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर लेनी है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर लेने, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ तक वो पहुंचा, शुरू से लेके यहाँ तक पहुंचा, तो ऑब्वियसली इसने इतना एरिया कवर अप कर रखा है एंड एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस। किसके बराबर है, यहाँ पर डिस्टेंस के बराबर है। तो अगर आप एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैथ में पढ़ा होगा आपने। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड। इन दो पैरेलल साइड का सम, इनकी कितनी हाइट है। ठीक है, इनकी लेंथ ले लेंगे, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स, इन दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस, यानी ये हो गया डिस्टेंस दोनों साइड के, ये दो साइड है आपकी। ठीक है, इन दोनों साइड सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये दो साइड पैरेलल है हमारे पास, इन दोनों पैरेलल साइड की हाइट रखनी है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हाइट मतलब दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस, ये बीच का डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। मान लीजिए अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं लगाना है तो ये जो पूरा है एरिया, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। आप देख रहे हैं ये इतना हिस्सा रेक्टेंगल है और इतना हिस्सा ऊपर का जो पार्ट है वो ट्राइंगल बन रहा है। समझ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देंगे आप किससे, लेंथ इंटू ब्रेथ लगा के वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आपके पास पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस समय सम ऑफ टू पैरेलल साइड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से बता रही हूँ। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल से भी कर सकते, सॉरी एरिया ऑफ अलग अलग पार्ट्स का निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक बार निकाल लो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा OADC का, और फिर उसका एरिया निकाल के फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट ये लगा देंगे। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो गई, ये वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल का भी एरिया आ जाएगा और ट्राइंगल का भी एरिया आ जाएगा। समझ रहे हैं, फिर इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इजिली प्लस कर देंगे, इस पूरे एरिया को प्लस कर देंगे, और प्लस करेंगे तो आपके पास पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। समझ रहे, ऐसे निकालेंगे। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजियम। तो आपने डिस्टेंस इक्वल टू लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो डिस्टेंस का सिंबल होता है S। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स अपॉन में 2, यहाँ इंटू में हाइट। हाइट का मतलब होता है दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, तो इंटू में हाइट। यहाँ पर हाइट का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। वैल्यू पुट करेंगे सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड कौन सी यहाँ देखेंगे, OA और दूसरी कौन सी है यहाँ पर BC। दो पैरेलल साइड है हमारे पास OA प्लस BC, तो हमने लिख दिया OA प्लस BC, दो पैरेलल साइड है, इंटू में हाइट, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, इन दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या है, AD। ठीक है, AD लिख दिया, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमारे पास AD डिवाइड बाय 2 लिख दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे S इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है, U लिख दी, प्लस BC की वैल्यू क्या है, पूरा BC है ये, समझ रहे, V है इसकी वैल्यू, तो BC की वैल्यू क्या हो गई, V डिवाइडेड बाई 2 इंटू AD की वैल्यू क्या है, टाइम T है। AD की वैल्यू आपके पास T है, ये आपके पास हो गया AD की वैल्यू, इधर देखो AD की वैल्यू आपके पास आ रही है T, ये AD की वैल्यू क्या है, T है, तो आपने AD की वैल्यू लिख दी T।
समझ गए? तो हमारे पास ये आ गया। देखिए दोबारा देख लेंगे, डिस्टेंस आपके पास आ गया, एरिया ऑफ ट्रापेजियम सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, वी कैन से हाइट अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे इक्वल दो पैरेलल साइड, एक OA है और एक बड़ी वाली है BC, अपॉन में 2 इंटू हाइट डिस्टेंस बीच की AD वाली पुट करेंगे। छोटी वाली हाइट क्या है, वो U है, BC क्या है, V के बराबर है, AD क्या है, T के बराबर, वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, देखो S इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब हमें प्रूफ क्या करनी है, सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इस इक्वेशन में V नहीं है, V नहीं है तो V का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो मुझे इसमें से V को हटा देना है, V को रिप्लेस कर दो किसी दूसरी वैल्यू से। तो हम वैल्यू लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT, देख रहे हैं ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से इस जगह से V की वैल्यू मतलब होगा U प्लस AT, तो मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगी इसमें, इस जगह पर पुट कर दूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इस जगह पर आ रहा है आपका V है, जबकि मेरे को जो इक्वेशन प्रूव करनी है इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें V का रोल नहीं है, तो V मुझे हटा दूं की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इस V की जगह मैंने दूसरी वैल्यू पुट करूंगी, वो निकाली मैंने कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT, तो यहाँ V की वैल्यू रख दूंगी उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू पुट करूंगी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है आपकी 1। अब आप देखें 1 इक्वेशन है, S इक्वल टू U प्लस V अपॉन में 2 इंटू में T, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो बस V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो S इक्वल टू U प्लस V की वैल्यू क्या है, U प्लस AT अपॉन में 2 इंटू में T, हो गया। अब इनको देखो सॉल्व करेंगे, तो S इक्वल टू क्या हो गया, एक U कितने, 2 U हो गए, 2 U हो गया, 1 और U प्लस U 2U मल्टीप्लाई में T, जो T बाहर है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगा, अंदर की हर चीज से मल्टीप्लाई करेगा, हर डिजिट से। तो U प्लस U 2U मल्टीप्लाई T 2UT प्लस AT मल्टीप्लाई T AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 इसके लिए भी, ये 2 इसके लिए भी। देखो सपोज दैट कि मेरे पास ये वैल्यू हो 5 प्लस 6 अपॉन 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर, ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो S इक्वल टू हो गया 2UT अपॉन में 2 प्लस, इसको हाफ ले सकते हैं, हाफ इसको लिख सकते हैं AT स्क्वायर। देखो AT स्क्वायर अपॉन में 2 पहले से लिख लेते हैं, 2 से 2 कट गया, तो S इक्वल टू हो गया UT बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, हाफ। ठीक है, ये हाफ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपके पास, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे बात। देखिए हमने सेकंड इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फॉर्मूला लगाना था डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। मैंने जरूरी नहीं है डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम लगाना था, हम ये वाला भी लगा सकते हैं यहाँ पर इस पूरे ग्राफ को, क्योंकि आपको बता रखा है मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट द जो है, इससे हमें एरिया डिस्टेंस निकालने की, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आप किससे निकाल सकते हैं, उसके एरिया से, कि वो कितना एरिया उसने कवर अप किया है उसको। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम किससे निकालते हैं, एरिया से। यहाँ पर हमें एरिया देखना है, तो एरिया किसके बराबर बन रहा है, ट्रेपेजियम की। तो मैंने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया, लेकिन अगर मैं ये ना लगाऊं तो मैं यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकती हूँ। इस ग्राफ को देख रहे हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है और इतना ऐसा ऊपर का क्या बन रहा है, ट्राइंगल का बन रहा है। ये रेक्टेंगल और ये ऊपर का क्या है, ट्राइंगल। देखिए OADC ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल, और ADB क्या है आपका, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं रेक्टेंगल की वैल्यू निकालूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाएंगे, ये और ये वाली रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, ADB का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस तो ये हो गया, बेस की वैल्यू क्या होगी, AD यानी T, और हाइट है, हाइट का मतलब हो गया V माइनस U, वाली हाइट रख देंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे ट्राइंगल का निकालने के लिए एरिया। तो 1/2 इंटू बेस हो गया आपके पास AD यानी वैल्यू T हो गई, इंटू हाइट हो गई BD का मतलब क्या हो गया, V माइनस U। तो बस इनको प्लस करेंगे दोनों वैल्यू को, दोनों एरिया प्लस कर देंगे। आप रेक्टेंगल का एरिया प्लस करोगे प्लस आप रेक्टेंगल का एरिया प्लस करोगे, दोनों का एरिया जब हम प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, वही हमारा क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करती हूँ मैं। थर्ड इक्वेशन आपको क्या सॉल्व करनी है, इसमें देखते हैं। थर्ड इक्वेशन आपके पास है
दैट इज वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यहाँ पर बात बार बार वही हो रही है पोजीशन की, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस मतलब एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर s आ गया, दोनों इक्वेशन में s आ रहा है। s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा एरिया जरूर चाहिए। तो हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। समझ रहे हैं बात। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, डिस्टेंस का सिंबल s, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी मैंने बताया था, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट अपॉन में 2। हाइट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड। वैल्यू पुट करेंगे s इक्वल टू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। 2 पैरेलल साइड है हमारे पास OA प्लस दूसरी कौन सी है BC डिवाइड बाई 2 इंटू, और दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या है AD। ये रख दी, इनकी वैल्यू पुट करी। s इक्वल टू OA क्या है U प्लस BC क्या है V। ठीक है, BC V है ना, देख लीजिए दोबारा से। OA क्या है U के बराबर है, ठीक है, और BC क्या है, ये B और ये C, ये किसके बराबर है, पूरा V के बराबर है। तो इनकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और AD की वैल्यू तो T है ही। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में T नहीं है, फिर वही वाली बात है, T नहीं है। जैसे उस इक्वेशन में V नहीं था तो V की रिप्लेसमेंट कर दी, ऐसे ही यहाँ पर क्या नहीं है, T नहीं है, तो T को हटा देंगे। देखिए अब T को हटाएंगे, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रखेंगे। जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन के v इक्वल टू यू प्लस AT। ये वैल्यू हमारे पास, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो v माइनस यू, और ये डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया t का। अब t की वैल्यू इसमें उठा कर रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, इस इक्वेशन को हमने 1 डाल दी, तो t की वैल्यू इसमें रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो देखेंगे इक्वेशन 1 क्या है, s इक्वल टू यू प्लस v, तो यही रहेगा, और t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन में a, इधर भी 2 है। तो आपने पुट कर दी वैल्यू, तो आपके पास आ गया u प्लस v, और इधर v माइनस यू अपॉन a 2 है। अब देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2as हो गया इक्वल टू u प्लस v, और ये v माइनस यू है। अब देखेंगे, अगर इसको तो मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ, लेकिन इसको नहीं कर सकती ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। देखो 5 प्लस 6 लिखूं, चाहे मैं 6 प्लस 5 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, 5 प्लस 6 लिखूं, चाहे मैं 6 प्लस 5 लिखूं, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर मैं 6 माइनस 5 लिखूं, समझ रहे बात, और 5 माइनस 6 लिखूं, तो आंसर डिफरेंट आएगा। ये +1 आएगा और ये -1 आएगा, तो दोनों में फर्क है। समझ रहे ना। देखो 5 प्लस 6 लिखूं, चाहे मैं इस बात को 6 प्लस 5 लिखूं, एक ही बात है, आंसर सेम आना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस में लेके चलती हूँ तो 6 माइनस 5 का आंसर अलग है, 5 माइनस 6 का आंसर अलग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इसको v को मान, v माइनस यू है और इधर u प्लस v है, तो हम क्या करेंगे, a को मान लिया a, ये जो आपका v है, v को a मान लेंगे और u को मानेंगे b। समझ आए बात, a माइनस b हो गया, और इधर क्या हो गया, v को a मान लिया, तो इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया, b। देख रहे हैं, v को क्या माना मैंने, a माना है, u को क्या माना है, b। v को a मान लिया, u को क्या मान लिया, b। तो हमारे पास क्या बन गया, ये इसको अगर मैं लिखूं तो क्या हो गया, a प्लस b हो गया ना, a प्लस b हो गया, और ये क्या हो गया, a माइनस b, a माइनस बी। समझ रहे बात, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी बन गई, और a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास हो गया, ये वाले स्टेप हटा देती हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, a प्लस बी, a माइनस बी। मैंने समझाने के लिए बताया था, देखिए u प्लस v, और इसको लिखा मैंने v माइनस यू। तो मैंने क्या करा, v को a मान लिया, u को b मान लिया। ठीक है, इधर भी u को b मान लिया और v को a मान लिया। समझ रहे बात। अब क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं, तो एक ही बात है, चाहे मैं इधर v को इधर लिख दूं, चाहे इधर लिख दूं, एक ही बात है, लेकिन v को यही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपने लिखा, आइडेंटिटी लगाई, अपने फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ प्लेस करूंगी इसको, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ, s इक्वल टू हो गया u प्लस बी, आपके पास क्या है, u प्लस बी है, और दूसरा क्या है, v माइनस यू है, अपॉन में 2a है। ठीक है, तो मैंने a प्लस बी, इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, इसको a, ये a प्लस बी लग गया, और ये हो गया a माइनस बी। दोबारा देख लो। ठीक है, b को a मान लिया, a माइनस बी हो गया, और b को a माना तो a प्लस बी हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, v है ना, a क्या है, v, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस b क्या है, देखो ये लगेंगे a प्लस बी, a माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी लिखूंगी वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाऊंगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी है ए स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, यू है, तो हो गया यू स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। सॉरी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन गया। आपने v प्लस यू है, इसको a प्लस बी हो गया, और v माइनस यू है, ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपका किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बराबर हो गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर v क्या है, a, और u क्या है, b है। ठीक है, तो आपके पास हो गया, इसका क्रॉस मल्टीपल दिखाएंगे, तो ये हो गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का u है, इस माइनस के u को मैं अगर यहाँ ले आऊँ तो प्लस में चला जाएगा, तो ये हो गया यू स्क्वायर, प्लस का चला गया, प्लस में ये है 2as लिख सकती हूँ, इक्वल टू में क्या हो गया, वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया, समझ रहे बात। देखिए आपका फॉर्मूला बना, ये माइनस का यू स्क्वायर है, मैंने इस माइनस के यू स्क्वायर को उठा के इधर ले गई, तो इक्वल के इस साइड आ गया, तो किस साइड में हो गया, प्लस में चला गया। ये जब ये प्लस में चला जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, प्रूव हो गया। ये आपका इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से पता चल रहा होगा यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोशन, सॉरी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वैल्यू के साथ चले, और सर्कुलर का मतलब सर्कुलर पाथ पर घूमना, गोल गोल घूमना, यानी द मोशन इन सर्कुलर पाथ, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मोशन, लेकिन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। सर्कुलर का वर्ड अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो क्या बन गया, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स द मोशन इन सर्कुलर पाथ, सो वी कैन से कि ऑब्जेक्ट इज इन, इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं सर्कुलर, देखो सर्कुलर का वर्ड छुपा लूं तो मेरे पास टर्म आ गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहाँ पर भी वही बात हो जाती है, ऑब्जेक्ट कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इट मीन्स इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ पर भी वही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव करना है विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, यानी एक ही वैल्यू के साथ। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो मान लो मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, समझ रहे। ये ए पॉइंट है, यहाँ से उसने सर्कुलर पाथ पे चलना चालू किया। मान लीजिए मैंने कही कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही पूरे सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से ही। सो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, स्पीड की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, स्पीड की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। सो द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन चाहे वो एक ही स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पर जाते जाते उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। देखेंगे कैसे, देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ये ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट से घूमना चालू किया। अब इस पॉइंट, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ गया, तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर इस पॉइंट पर आ गया तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर आ गया तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, समझे बात। तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ, यानी कंडीशन क्या है कि व्हेन जो है ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज, डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल के हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डायरेक्शन में चेंज, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो इट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, चाहे वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी कंडीशन क्या है कि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और डायरेक्शन में चेंज रिप्रेजेंट, अगर चेंज हो रही है डायरेक्शन
देखिए डायरेक्शन में अगर चेंज आ रहा है इट मीन्स आपकी वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ऑल्सो चेंज। अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फिर भी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानी जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑल्सो चेंज। वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि अगर वेलोसिटी सेम रहती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहाँ कह रही हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट वैल्यू के साथ भले ही चक्कर लगा रहा है लेकिन हर पॉइंट पर उसकी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन में चेंज किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। डायरेक्शन में चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज के बराबर होता है। और वेलोसिटी में जब चेंज आता है दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसकी, जब वेलोसिटी में चेंज हो जाए सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में बात। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन एक्सीलरेशन। किसे माना जाएगा, ऑब्जेक्ट इज इन एक्सीलरेशन। ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन है ही नहीं उसमें, ऐसा नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल direction is change. So direction is change is regarded as the velocity change, and when the velocity change so object is said to be in acceleration. हाँ, ऑब्जेक्ट क्या माना जाता है, एक्सीलरेशन। तो देख रहे हैं हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन में चेंज चाहे वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है लेकिन फिर भी डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। एंड हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होना रिप्रेजेंट द वेलोसिटी चेंज। किसको रिप्रेजेंट कराता है, वेलोसिटी के चेंज को। और वेलोसिटी में चेंज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होती है दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाती है वो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड सो इट इज इन एक्सीलरेशन। किसे माना जाएगा, वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आता है दैट इज द एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट इज इन एक्सीलरेशन किसे माना जाता है, एक्सीलरेशन में। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्योंकि अगर मान लो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट के साथ रहे, देखिए अगर मान लो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाता है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट हर बार 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि माना एक ऑब्जेक्ट है, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चला, ठीक है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चला, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड चला। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज क्या है, इक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रही है तो 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड। हर बार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, 5 - 10 हो जाएगा तो यानी 10 - 5 यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम 1 सेकंड का। तो आपके पास एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है। हर वैल्यू के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर निकलेगा। ठीक है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड से इक्वल अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आपका हो गया वो कह रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ऑल्सो कंसीडर्ड एज द वेलोसिटी ऑल्सो चेंज। हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। एंड व्हेन द वेलोसिटी इज चेंज दैट इज द कंसीडर्ड एज द एक्सीलरेशन, की ऑब्जेक्ट किसे माना जाएगा, एक्सीलरेशन में। एंड वेलोसिटी व्हेन चेंज, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी कहलाती है वो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड ऑब्जेक्ट अंडर इज इन एक्सीलरेशन, किसे माना जाता है वो, एक्सीलरेशन में। ये इसमें नॉन हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसे माना जाएगा, इसका एक्सीलरेशन में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ एक आप किसी चीज को, पत्थर है, एक स्टोन है, उसको धागे में बांध कर घुमा रहे हैं, तो एक धागा टाई करके ऐसे घुमा रहे हैं उस पत्थर को गोल गोल, तो इट मीन्स की सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में चेंज रिप्रेजेंट क्या कराता है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट। देखिए आप एक पत्थर को बांध के गोल गोल उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स सर्कुलर पाथ पे जब मोशन दे रहे हैं तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन में चेंज होना वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यानी नॉन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नॉन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आपका हो गया इट ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एज द एक्सीलरेशन। किसे माना जाएगा, वो एक्सीलरेशन में माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।
इसके बाद मैं आपके साथ बुक के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूंगी। चैप्टर खत्म हो गया, अब आपके पास एनसीईआरटी के आंसर्स रह जाएंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं कि आपको चैप्टर आई थिंक सो कि सब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 का फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट कुछ चला, यहां से मान लो ये एक पॉइंट है, मेरे हाथ का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस गया यहां तक, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कुछ चला है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। मान लो मैं यहां से यहां चली तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाऊं। सो वी कैन से यस वी हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी रिटर्न टू द सेम पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फार्मर मूव अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इससे क्या कहा है कि एक फार्मर है जो बाउंड्री की चक्कर लगा रहा है, मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ मूव अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखिए एक बाउंड्री है जो स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है। ठीक है। इसकी हर साइड कितने की है, 10 मीटर की है। वो कह रहा है इसकी एक चक्कर लगाता है, ठीक है, वो 40 सेकेंड में लगाता है, यानी 1 राउंड इन 40 सेकेंड में लगाता है। ठीक है। 40 सेकंड में 40 लगाता है वो एक राउंड। उसने कहा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो अब एक राउंड 40 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट 20 सेकंड मतलब हो गया 2 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 60 मल्टीप्लाई टू 120 और 20 140 सेकंड। 140 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आप देख लो, मान लो मैं ए पोजीशन यहां से काउंट करती हूँ, समझ रहे, ए पोजीशन मैंने मान लीजिए यहां से काउंट करी तो मेरे पास कैसा आ जाएगा देखेंगे। यहां से एक राउंड चालू करेंगे, ABCD मान लिया। ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसका एक राउंड लेंगे पहले, तो एक राउंड 40 सेकंड का, दूसरा राउंड 40 सेकंड का कितने हो गए 80, एक राउंड 40 सेकंड का कितने हो गए, यहाँ तक 3 राउंड हो गए, 3 राउंड पूरे हो रखे हैं। 4 कितने हो गए 120 हो गए, 4 4 के 12, ठीक है, 4 3 12 हो गए, यहाँ तक का 120 सेकंड पूरे हुए। और फिर मुझे 20 सेकंड हो बचे, तो 20 सेकंड का मतलब यहाँ तक पहुंच गया, यानी ये मेरी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। कैसी पोजीशन हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। और ये मेरी क्या थी, इनिशियल पोजीशन। ठीक है। ये लाइन गैप है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मेरी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। और ये यहाँ पर रुकी मैं 140 सेकंड के बाद, तो ये मेरी कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। एंड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपका 140 सेकंड के बाद आपके राउंड कितने हुए, 3.5 राउंड पूरे होंगे। समझ रहे बात, 3.5 राउंड का मतलब हो गया कि देखिए 3.5 राउंड का मतलब क्या हो गया कि आपने इसकी आपको फाइनल पोजीशन निकालनी है 140 सेकंड के बाद। तो 3.5 राउंड हो गए, 3.5 राउंड के बाद आप फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो आपकी ये बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, AC निकालनी है आपको। तो आप देख रहे हैं ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये निकालना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो पाइथागोरस लगाएंगे, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रख सकते हैं, बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यही है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे पाइथागोरस, ये 10 का स्क्वायर है, ये भी 10 का स्क्वायर है, बराबर कितना हो गया, AC का स्क्वायर। ये हो गया 100 100 200 हो गए, बराबर AC का स्क्वायर। समझ रहे बात, AC का स्क्वायर है हमारे पास, इसको स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ा देंगे 200 इज इक्वल टू AC। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 100 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ, इक्वल टू AC के बराबर हो गया। 100 मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने इसको। ठीक है। तो अब 100 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, 10 लिख सकते हैं, इसको √2 लिख सकते, बराबर AC। ठीक है। और अब √2 की वैल्यू रखूं तो 10 √2 की वैल्यू होती है 1.414। आपने मैथ में पढ़ी होगी, √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 14.14 मीटर। ये आपकी वैल्यू हो गई AC की। AC आ गया मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, AC मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, सर्कुलर पाथ का जो आपका चल रहा था कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, मान लीजिए वो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करके यहाँ आ गया, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी सर्कुलर पाथ जब आप एक ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है, एक राउंड
उसका सर्कुलर पाथ पर इज बराबर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, यानी 2 पाई आर के बराबर होता है एक राउंड। माना मैं कहूँ 5 राउंड लेती हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस केस में यानी एक राउंड 2 पाई आर के बराबर, यानी इसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर के बराबर है इसका राउंड, सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी जो डिस्टेंस कवर होती है सर्कुलर पाथ पर दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। किसके बराबर होती है? सर्कमफ्रेंस के। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। अब मान लीजिए वेलोसिटी निकालनी है कि उसने इस सर्कुलर पाथ पर उसकी कांस्टेंट स्पीड, किस स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पर स्पीड निकालनी है, स्पीड इन द सर्कुलर पाथ, कि वो किस स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है ना, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है, लेकिन हर पॉइंट पर क्या होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और चेंज इन डायरेक्शन दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर डायरेक्शन में चेंज की बात कर रहा है तो वो सीधा इनडायरेक्टली वो कह देता है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी जब आ जाता है दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एक ही स्पीड से तो मूव कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज इनडायरेक्टली से अबाउट द वेलोसिटी इन चेंज ऑल्सो, ठीक है। और वेलोसिटी में चेंज हो जाता है दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट मीन्स कि वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ, ठीक है, वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है सो दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। किसकी बात करता है वो? एक्सीलरेशन की, ठीक है। इट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है सो वी कैन से ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एक्सीलरेशन मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन में कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप डिस्टेंस सर्कुलर पाथ की बात करें, सर्कुलर पाथ पर एक राउंड 2 पाई आर के बराबर है, तो हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का सिंबल क्या था? वी, सॉरी, स्पीड का सिंबल हो गया वी, तो स्पीड हो गई। सर्कुलर पाथ में स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। दिस इज द स्पीड फॉर्मूला इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ में स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इधर देखेंगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? ट्रू है या फॉल्स है, क्या है? अब बताइए, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। तो बताइए गलत है सही है? ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब? व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए तब वो जीरो हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या इसका मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नहीं। देखिए, मान लीजिए मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया और ये यहीं रुक गया, तो इसकी ये फाइनल पोजीशन ये डिस्टेंस के बराबर चल रहा है। मैं कहूँ बी से सी पर गया तो ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। मैं कहूँ यहाँ तक चला गया डी तक, तो यहाँ तक गया, तो इट मीन्स ए से यहाँ डी तक की डिस्टेंस उसने कवर करी, ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन है, तो इसका मतलब उतना ही डिस्टेंस है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे बात? इट मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और कम हो सकता है, डिस्टेंस से कम हो सकता है। देखिए, अगर मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर इस पॉइंट पर आ गया, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी? ये प्लस करोगे और साथ में ये वाली भी प्लस करोगे जो वापस आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। आप जब डिस्टेंस निकालोगे इस केस में, तो आप ये वाली लेंथ पूरी कवर करोगे, साथ में वापस आने की भी कवर करोगे, तो डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस की वैल्यू तो बढ़ गई। लेकिन अब आपकी फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या देखोगे? इतना देखोगे केवल, तो वैल्यू घट गई। इट मीन्स वो कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्या उसका मैग्नीट्यूड कभी ज्यादा हो सकता है? नहीं, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस और इट मे बी लेसर देन डिस्टेंस, हमेशा उससे छोटा होता है, उसके बराबर नहीं होता। बोथ आर द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर ऑफ 1, पेज नंबर 102, ठीक है। इधर देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी आपने मैंने बताया रखी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी ऑब्वियसली। एंड इट मे बी ऑलवेज मे बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो तीनों कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, किस कंडीशन पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे। आप देखो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट
चलकर यहाँ आ गया बी पॉइंट पर, और ये 100 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस कवर करी, तो मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस है, मैं मान लो मैंने कहा 5 सेकंड में कवर करी है, 100 मीटर की डिस्टेंस ने 5 सेकंड में कवर की, तो कंडीशन निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 100 की कवर करी डिवाइडेड टाइम कितना 5, तो आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। अगर मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे? वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब फिर वही वाली बात, ये इनिशियल मान ली और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तब भी ये यहीं पर है, तो अब क्या लिखाएंगे? तभी 100 डिवाइडेड बाई 5 सेम वैल्यू आ जाएंगी। यानी वो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आंसर तो सेम आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा 20 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर आ रहे हैं। कब आएंगे? जब वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कि जब वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपके बराबर माने जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल? ऑडोमीटर आपको पता है डिस्टेंस को बताता है कि आपका व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर रखा है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक्स व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन? जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर व्हेन व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। उसने कहा कि एक स्पेसशिप से सिग्नल आता है जो ग्राउंड स्टेशन में 5, ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन, ऊपर से नीचे तक 5 मिनट में पहुंचता है सिग्नल। ठीक है, टाइम देगा 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड? तो जहां पर वो ग्राउंड स्टेशन है उसकी स्पेसशिप की डिस्टेंस कितनी है? जबकि सिग्नल के जो सिग्नल आ रहा है वो लाइट की स्पीड से आ रहा है और उसकी स्पीड की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। सीधी सी बात है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम हो गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। अब आपके पास डिस्टेंस निकालनी है कि वो ग्राउंड जो सिग्नल स्पेसशिप से आ रहा है ग्राउंड स्टेशन पर वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड लाइट की स्पीड से सिग्नल आ रहा है और ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम कितने मिनट में आ रहा है? वो 5 मिनट है। 5 मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 5 × 60 हो गया, यानी 300 सेकंड में आ रहा है। तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका कितना हो गया? 8 और 2 10, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, 3 × 3 9 × 10⁻10 मीटर में आंसर आ गया। समझ में आती है? आपका आंसर कंप्लीट होता है। So I will discuss the next numericals of the chapter later. So thank you and have a nice day.